नमस्कार दोस्तों, आज 20 मार्च के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का केंद्र सरकार पर हमला। बोले ये लुटेरों की सरकार है और इनको जाना पड़ेगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा में भीतरघात, कहीं कैंडिडेट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़, तो कहीं प्रत्याशी ने लौटा दिए टिकट। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत कि लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राकेश टिकैत का केंद्र पर हमला। बोले ये लुटेरों की सरकार है, इनको जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों और एमएसपी को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच जारी खींचतान अभी थमती नजर नहीं आ रही है। किसान नेता अब देश भर में घूम घूम कर किसानों को नए कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को भुवनेश्वर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाना पड़ेगा और तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ेंगे। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार बहुत से नए बिल लेकर आ रही है, उन पर सरकार को बात करनी होगी। ये लुटेरों की सरकार है, ये देश में नहीं रहेगी, इनको जाना पड़ेगा। किसान नेता ने कहा कि एमएसपी किसानों का हक है, जिसे वो लेकर रहेंगे। अपना हक पाने के लिए देश भर के किसानों को एक साथ आना होगा और इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना होगा। टिकैत ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जब एमएसपी पर कानून बनेगा तभी किसानों का भला होगा। बीते माह टिकैत ने हरियाणा के सोनीपत में हुई एक किसान महापंचायत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि जब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। टिकैत ने उन्हें चेताया था कि अगर 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कहा था कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात करने को तैयार है, लेकिन महज भीड़ जमा हो जाने से कानून रद्द नहीं होंगे। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। 26 मार्च को केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो रहे हैं। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। वहीं सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन संभव है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ 3 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। 26 मार्च को केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो रहे हैं। बता दें कि किसान हाल ही बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों, द प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार इन तीनों नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉर्पोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी में भीतरघात, कहीं कैंडिडेट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़, तो कहीं प्रत्याशी ने लौटाए टिकट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लिए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने ही भीतरघात का खेल चल रहा है। कई क्षेत्रीय नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो टिकट बंटवारे से नाराज हैं और पार्टी द्वारा उतारे गए कैंडिडेट का खुलकर विरोध कर रहे हैं। हालात ऐसे रहे कि कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बाद बीजेपी को अलीपुरद्वार से अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा है। बीजेपी ने यहां से प्रख्यात अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को उतारा था, लेकिन उनके नाम का ऐलान होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उग्र लोगों ने तोड़फोड़ भी की। बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने तक यह कह दिया कि वो लाहिड़ी को नहीं जानते। इसके बाद लाहिड़ी की जगह जिला महासचिव कांजीलाल को टिकट दिया गया। बीजेपी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की थी। इसमें दूसरे दलों से आए करीब 20 लोगों को टिकट दिया गया है। पार्टी के कई क्षेत्रों के कार्यकर्ता दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट बंटवारे में महत्व मिलने से नाराज हैं और अनेक स्थानों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पार्टी के कई नेताओं ने
ने इसके विरोध में इस्तीफा तक दे दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत, लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के संकेत दे दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अब स्पष्ट कर दिया है कि अगर नई गाइडलाइंस का लोगों ने पालन नहीं किया तो हमारे पास लॉकडाउन ही विकल्प है। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोरोना के आंकड़े जल्द नियंत्रण में नहीं आए तो राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है। राज्य की गंभीर स्थिति का अनुमान इससे ही लगा सकते हैं कि सितंबर कोरोना के जो आंकड़े थे राज्य में अब वही हैं। महाराष्ट्र में हालात अब नियंत्रण से बाहर आ रहे हैं। केंद्र भी लगातार बढ़ते आंकड़े से परेशान है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्य के मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, कोविड-19 के मामले सितंबर 2020 के स्तर पर पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इस वक्त वैक्सीन है, हम लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर नए नियमों का भी लोग पालन नहीं करेंगे तो सरकार और सख्ती करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए नियम लागू किए हैं। 31 मार्च 2021 तक के लिए जारी की गई इस नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य के सभी ड्रामा थिएटर्स और ऑडिटोरियम में सिर्फ 50% क्षमता के साथ उन्हें ऑपरेट किया जाएगा। इसके साथ ही बिना मास्क के इसके अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही तापमान के मापने वाले डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसी बुखार वाले व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। प्राइवेट ऑफिस 50% की क्षमता के साथ काम करेंगे। इसमें कहा गया है कि सभी मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और होटलों को सिर्फ 50% क्षमता के साथ खोलना होगा। इसके अलावा सभी मॉल्स में लोगों को मास्क पहनाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ज्यादा स्टाफ को तैनात करना होगा। सभी रेस्टोरेंट, होटल और सिनेमा हॉल में मास्क पहनना, तापमान जांचना और हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य कर दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार के 4 साल, कांग्रेस ने पोस्टर जारी कर कहा, प्रदेश में मचा हुआ है हाहाकार। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी शुक्रवार को जहां एक तरफ अपने सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर प्रदेश भर में तरह तरह के कार्यक्रम और अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर वाराणसी में राजघाट पर कांग्रेस नेताओं ने योगी जी के 4 साल प्रदेश में मचा हुआ है हाहाकार का पोस्टर जारी किया और उसे जगह जगह पर चस्पा भी किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि प्रदेश की जनता अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी से ग्रस्त है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री का पद संभालने को आज 4 साल हो रहे हैं और प्रदेश की जनता के बीच योगी राज में हाहाकार मचा हुआ है। इस दौरान मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे और जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल समेत अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में वापसी करेगी कांग्रेस, सीएम चेहरा बदलने से बीजेपी को फायदा नहीं, सर्वे। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार के 4 साल के कामकाज को लेकर एबीपीसी वोटर ने सर्वे किया। इस सर्वे में उत्तराखंड में अभी चुनाव होने पर बीजेपी को बड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही गई है। सर्वे में उत्तराखंड का सीएम बदलने के बीजेपी के फैसले का खास फायदा मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में अगर अभी विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को 41% वोट मिलेंगे, वहीं बीजेपी को 38% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा बीएसपी को 4% वोट, आम आदमी पार्टी को 9% और अन्य को 8% वोट मिल सकते हैं। सीटों की बात करें तो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 32 से 38 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी को 24 से 30 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी की झोली में 0 से 6 और आपको 2 से 8 सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड में क्या सीएम बदलने से बीजेपी को फायदा होगा? सी वोटर सर्वे में इस सवाल को पूछा गया, जिसमें चौंकाने वाले जवाब आए। 35% लोगों का कहना है कि हाँ, सीएम बदलने से बीजेपी को फायदा हो सकता है, जबकि 47% लोगों का कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मार्च में लगेगा लॉकडाउन, 24 घंटे में आए 40,000 केस, महाराष्ट्र में फूटा कोरोना बम। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के लगभग 40,000 नए केस आने के बाद चिंता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र के सामने आए हैं, जहां कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। देश में इतने ज्यादा केस एक बार फिर आने के बाद लोगों के मन में अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस साल भी मार्च के महीने में लॉकडाउन लगाया जाएगा। यदि आपको याद हो तो पिछले साल 23 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने के बाद में मोदी सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। यहाँ चर्चा कर दें कि भारत में एक दिन में कोरोना के 39,726 नए मामले सामने आए, जो इस साल एक दिन में संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। देश में इस वैश्विक महामारी के मामलों की संख्या 1,15,14,331 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के मामलों में लगातार 9वें दिन वृद्धि हुई है। देश में अब भी 2,71,282 मरीज इलाज करा रहे हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.36% है, जबकि इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 96.26% रह गई है।
आज सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में आए 39,726 मरीजों की संख्या 110 दिनों में सबसे अधिक है, जबकि 154 लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 1,59,370 हो गई है। इससे पहले 29 नवंबर को 24 घंटों में संक्रमण के 41,810 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,10,83,679 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.38% हो गई है। भारत में कोरोना के मामले 7 अगस्त को 20 लाख का आंकड़ा पार कर गए थे। इसके बाद संक्रमण के मामले 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख से पार चले गए थे। वैश्विक महामारी के मामले 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक 18 मार्च तक 23,13,70,546 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिन्हें 154 और लोगों की मौत हुई है। उनमें से 58 की महाराष्ट्र, 32 की पंजाब और 15 की मौत केरल में हुई है। देश में इस वैश्विक महामारी से अब तक कुल 1,59,370 लोगों की मौत हुई है। इनमें 53,138 लोगों की मौत महाराष्ट्र, 12,573 की तमिलनाडु, 12,415 की कर्नाटक, 10,949 की दिल्ली, 10,300 की पश्चिम बंगाल, 8,753 की उत्तर प्रदेश और 7,186 लोगों की मौत आंध्र प्रदेश में हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 70% से अधिक लोगों को अन्य बीमारियां भी थी। मंत्रालय ने कहा कि हमारे आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों से मिलान किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी वर्सेस बीजेपी, बाहरियों को टिकट मिलने पर शहर शहर कार्यकर्ताओं का बवाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में उभरी है। बीजेपी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन इस मिशन में उसे अब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में ही सबसे बड़ा दंगल शुरू हो गया है। बाहरी लोगों या स्टार्स को चुनाव का टिकट मिलने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं और बंगाल के कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल की अलीपुरद्वार विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इकोनॉमिस्ट अशोक लाहिरी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन टिकट के ऐलान के बाद यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और उन्होंने स्थानीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यहां तक कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने भी कहा कि वो उम्मीदवार को नहीं जानते हैं। इसी के बाद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला और जिला महासचिव सुमन कांजीलाल को टिकट दिया गया। ऐसा ही कुछ जगता दल और जलपाईगुड़ी सदर इलाके में हुआ, जहां बीजेपी के टिकट जारी होने के बाद जब पता चला कि टीएमसी से आए हुए नेताओं को मैदान में उतारा गया है, तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जगता दल में बीजेपी ने अरिंदम भट्टाचार्य को टिकट दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। ऐसा ही जलपाईगुड़ी में हुआ, जहां नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में ही तोड़फोड़ कर दी। मालदा के हरिश्चंद्रपुर में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में ही तोड़फोड़ कर दी। यहां से बीजेपी ने मातियूर रहमान के नाम की घोषणा की है। मातियूर रहमान ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। रहमान के नाम की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में आ गए। मालदा की ही ओल्ड मालदा सीट से गोपाल साहा के नाम की घोषणा होने के बाद यहां भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां भी पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गोपाल साहा को उम्मीदवार बनाने से नुकसान होगा। इन सीटों के अलावा दुर्गापुर, पांडेश्वर समेत अन्य कुछ इलाकों में भी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और उन्होंने विरोध किया। यहाँ पर टीएमसी से आए नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम, डिब्रूगढ़ में गरजे राहुल गांधी, बोले पूरे देश को नियंत्रित कर रही नागपुर की एक सेना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम के डिब्रूगढ़ में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वह डिब्रूगढ़ के लाहोवाल में छात्रों से रूबरू हुए। उन्होंने बिना नाम लिए आरएसएस पर हमला बोला, साथ ही बेरोजगारी, सीएए और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे उठाए। बता दें कि राहुल गांधी आज झाबुआ के दिनजॉय स्थित चाय के बागान में मजदूरों से मुलाकात करेंगे, साथ ही तिनसुकिया में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कुछ दिन पहले असम का दौरा कर चुकी हैं। उस दौरान बागान में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए उनकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी। राहुल गांधी बोले, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र को नकारा जा रहा है, युवा बेरोजगार है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएए आ रहा है, असम के लोगों को दिल्ली जाने के बाद अपनी संस्कृति और भाषा नहीं भूलनी चाहिए। नागपुर में पैदा हुई एक सेना पूरे देश को नियंत्रित कर रही है। लोकतंत्र का मतलब असम की आवाज पर असम का नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम इसमें छात्रों को शामिल नहीं करते हैं तो यहाँ लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। युवाओं को सक्रिय रूप से राजनीति में आना चाहिए और असम के लिए लड़ना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका राज्य लूटा जा रहा है तो आपको युद्ध लड़ना चाहिए, लेकिन प्यार से, लाठी पत्थरों से नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट साबित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस नहीं लिया जा रहा है। अखिलेश ने किसानों के समर्थन में नए कृषि कानूनों का विरोध करते रहने की प्रतिबद्धता जताते हुए बृहस्पतिवार की शाम को वृंदावन में संवाददाताओं से कहा, वर्तमान में खेती घाटे का सौदा बन गई है, उस पर तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार नए कानूनों के जरिए खेती को पैसे वालों के हाथों में सौंप देना चाहती है। उस स्थिति में किसान या तो मजदूर बनकर रह जाएगा या फिर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र की भाजपा नीति सरकार अन्नदाताओं को आतंकवादी करार देती है, उनको विरोध करने से रोकने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है जैसे कि वे कोई दूसरे देश से आए हुए घुसपैठिए हों और देश को तबाह कर देना चाहते हों। उन्होंने कहा, देश पर अचानक थोपी गई नोटबंदी और गलत समय पर किए गए लॉकडाउन ने बड़ी संख्या में युवाओं को बेरोजगार बना दिया। महंगाई बेतहाशा व बेलगाम बढ़ रही है, जिसको कम करने का कोई भी रास्ता केंद्र सरकार के पास नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कुछ उद्योगपतियों को ही बढ़ावा दे रही है, जिससे देश में कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि जीएसटी की जटिलताओं ने छोटे व्यापारियों को मानसिक तनाव दे दिया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए वे विद्यार्थियों को लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं। वर्तमान सरकार केवल नाम बदलने और पूर्व की योजनाओं का उद्घाटन करने में ही लगी है, जबकि विकास कार्यों के नाम पर उसका योगदान शून्य है। इससे पूर्व उन्होंने मथुरा में आयोजित 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया और प्रथम सत्र में कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का प्रयास किया। अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई, डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि से परेशान हो गई है। इससे पूर्व उन्होंने वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस के 100+ सीट जीतने का किया दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया है। बघेल ने कहा, असम की 126 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 100 सीटें मिलना अब लगभग तय हो चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आखिरी समय में षड्यंत्र और दुष्प्रचार करने वाले खिलाड़ी सामने हैं, इसलिए मेहनत में कभी न रहने पाए। असम चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बघेल ने कहा कि भाजपा को भी असम में अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरी ताकत लगाने को कहा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सभी उत्साहित हैं, बस थोड़ा सा और दम, असद जीत रहे हैं हम। उन्होंने कहा कि जनसंवाद और जनसंपर्क ही हर कांग्रेस कार्यकर्ता को जनसेवक बनाता है। आज गर्व से कह सकता हूं कि असम कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन के जरिए 5 गारंटियों को जनता तक पहुंचा रहा है। इससे पहले बघेल ने कहा कि भाजपा ने बांग्लादेश से लगी राज्य की सीमा को बंद करने और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया था, लेकिन बीते 5 साल में उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा, एक साथ उठे हैं लाखों हाथ, मौसम अब तो बदलेगा, झूठी ठगी की हटेगी बदली, सच का सूरज निकलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मतदान से पहले ममता ने कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट, कहा वोटिंग वाले दिन ईवीएम गड़बड़ कर सकती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के पहले चरण के मतदान में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों पर सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में धांधली कर वोटों में हेरफेर कर सकती है। खड़गपुर में एक सार्वजनिक सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर सकती है। मैं अपने मतदाताओं से आग्रह करती हूं कि वे जगह ना छोड़ें, मतदान केंद्र पर प्रतीक्षा करें और जब नई मशीन आए तो अधिकारी से ईवीएम को 2 बार चालू और बंद करने के लिए कहेंगे। उन्होंने अलर्ट किया कि मेरे युवा कैडरों को और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उन्हें अब से एक दिन में 18 घंटे काम करने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा के गुंडे ईवीएम में धांधली करने की कोशिश करेंगे। ममता ने कहा कि मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा के लिए अलग अलग रंग की जर्सी वाली टीमें बनाएंगे। ईवीएम की रखवाली करते समय चाय और नाश्ते जैसी किसी भी चीज को स्वीकार ना करें, इसे शामक के साथ रखा जा सकता है। अगर हमें बुरी ताकतों से लड़ने की जरूरत है तो हमें सावधान रहना होगा। हमें बुरी ताकतों से लड़ने के लिए हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ का कचरा है और खतरनाक विभाजनकारी राजनीति में विश्वास करती है। बाहरी लोग गुंडों के साथ बंगाल आए और वे हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। वे हमें एजेंसियों के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं आज उन्हें बताना चाहूंगा, हम उनके सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि एक बाहरी व्यक्ति बंगाल आ रहा है, वह 5 सितारा होटल में रह रहा है और 5 सितारा खाना खा रहा है और गरीबों के सुधार की बात कर रहे हैं। वह न केवल लोगों को बेवकूफ बना रहा है बल्कि विकास के नाम पर गुमराह भी कर रहा है। वे बंगाल की संस्कृति को भी नहीं जानते हैं, वे केवल नफरत और विभाजनकारी राजनीति जानते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने नोएडा के युवाओं से किया आह्वान, 26 मार्च को होने वाले हड़ताल को बनाए सफल।
जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन ने बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर 26 मार्च को प्रस्तावित हड़ताल में शामिल होने के लिए नोएडा के युवाओं का आह्वान किया है। बीकेयू के एक पदाधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। संगठन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने पीटीआई भाषा से कहा, बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 26 मार्च को चक्का जाम में शामिल होने के लिए नोएडा के युवाओं का आह्वान किया है। नोएडा में कोई अवरोधक नहीं लगाएंगे। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संगठन के सदस्य नोएडा में कोई अवरोधक नहीं लगाएंगे, लेकिन हमने चक्का जाम को समर्थन दिया है। मलिक ने कहा कि टिकैत ने बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के लिए युवाओं का आह्वान किया है। बड़ी संख्या में नौजवान जो किसान परिवार से आते हैं या बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित हैं, वे अपना समर्थन देंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान जल्दी ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक करेंगे। हालांकि किसानों की समिति ने अभी तक इसके लिए तारीखों पर फैसला नहीं किया है। इससे पहले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नंदीग्राम में महापंचायत का आयोजन किया गया था, जहां बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान मोर्चा राजनीति नहीं, केवल बीजेपी का विरोध कर रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।